हेलो एवरीवन, दिस इज आबू स्नेही और आज हम 18 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। 2 बिल्स ऑन साइमल्टेनियस पोल इलेक्शंस रॉक पार्लियामेंट। सो बेसिकली 2 दिन पहले ये न्यूज़ थी कि जो करंट गवर्नमेंट है वो शायद पार्लियामेंट में इन दो जो बिल वो इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं साइमल्टेनियस पोल्स के लिए, वो शायद ना करें, लेकिन इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी चलेगी अब। तो यही आपको ध्यान रखना है। सो जो साइमल्टेनियस पोल्स है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन है, इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट में लोकसभा है उसके इलेक्शन, और जो इंडिया के स्टेट्स हैं, जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, तो इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन होते हैं, प्लस हमारे पास 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी है कि उनके पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। तो ये जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है स्टेट और यूटीज की, प्लस लोकसभा, इन सब के इलेक्शन एक साथ होंगे। अभी क्या होता है, जैसे इस साल 2024 में कुछ इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन हो गए, मतलब सेंटर में लोकसभा के इलेक्शन हो गए। लेकिन 2025 में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शन होने वाले हैं, 26 में भी ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शन होने वाले हैं। तो ऐसा ना करके इन सबको सिंक में लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें क्या है, जो अभी करंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जिनके मान लेते हैं सिर्फ 2 साल ही हुए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उनको श्रिंक करना पड़ेगा। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी जिनके 5 साल होने वाले हैं, उनको एक्सटेंड करके 7 साल करना पड़ेगा। मतलब जो भी स्टेट का अभी टर्म चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स का, उसको कम करके या बढ़ा के कैसे ना कैसे करके सेंटर में जो लोकसभा है उसके इलेक्शंस के साथ सिंक करने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है, कि नॉर्मल एक्ट से पास नहीं होगा। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी डिबेट और जो डेलिब्रेशन है वो होगी, उसके बाद इस बिल को पास करा जाएगा। तो ये 2 बिल हैं। 2 बिल क्यों हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने आपको बताया, 28 स्टेट्स हैं और उन सबके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये एक बिल आया है जो कि इन स्टेट्स में ये प्रोविजन डालेगा कि इनको सिंक करा जाएगा लोकसभा के इलेक्शन के साथ। तो एक जो बिल है वो तो ये है, और इसके लिए ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ेगा और इसमें पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर लगेगा। दूसरा बिल है 3 जो यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी। वैसे तो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। अब देखो, यूनियन टेरिटरीज का नाम ही है केंद्र शासित प्रदेश। मतलब ये वो टेरिटरीज हैं जो यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंटर के पास है। तो सेंटर के पास ही जो चीज़ है, उसको उसमें एक बदलाव करने के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये 3 यूनियन टेरिटरी का जो बिल है ना, ये नॉर्मल जैसे ऑर्डिनरी बिल होते हैं उनकी जैसे ही पास हो जाएगा। उनमें भी यही चीज़ करी जाएगी कि इनकी जो ओवरऑल इलेक्शन साइकिल है उसको भी लोकसभा के साथ क्या करा जाएगा, सिंक करा जाएगा। लेकिन जो स्टेट्स में ये प्रोविजन डाला जाएगा उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। 3 यूनियन टेरिटरी जो है उनमें ये बदलाव लाने के लिए ऑर्डिनरी वे से ही ये बिल जो है पास हो जाएगा। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है तो उसको बिल ही बोलते हैं। जब वो पास हो जाता है पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, तब वही चीज़ एक्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही बेसिक नॉलेज है, आपको पता भी होगा वैसे भी, बट ये बताना जरूरी था। ठीक है, तो ये दोनों बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। बहुत सारे जो मेंबर्स हैं ऑपोजिशन के, उसको एंटी फेडरल बोल रहे हैं। इसमें वो ये कहने का रीज़न ये है उनका कि जो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, मान लेते हैं अभी 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए, अब 2029 के अंदर होंगे, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट है जिसके इलेक्शन 26 में होंगे। ठीक है, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके इलेक्शन 26 में होंगे। तो ये अब जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी 26 में इस स्टेट की, वो भी 5 साल तो रहेगी ना, तो वो 31 तक रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें इलेक्शंस को सिंक करना है लोकसभा और स्टेट के, हम इस स्टेट गवर्नमेंट का जो टेन्योर है इसको यहीं पे रोक देंगे 29 में। तो मतलब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये सिर्फ 3 साल के लिए ही क्या कर पाएगी, चल पाएगी, और फिर से इलेक्शन हो जाएंगे। तो जो स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर और इंडिया में जो है फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इवन दो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका ये मतलब नहीं कि स्टेट्स के पास पूरी राइट्स है बहुत ज़्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बनाया गया है जिसमें सेंटर और स्टेट्स की जो पावर्स हैं और जो राइट्स हैं उनको बैलेंस करके रखा गया है। तो ऑपोजिशन मेंबर्स ये बोल रहे हैं कि ये जो बैलेंस है ये थोड़ा सा बिगड़ जाता है इस प्रोविजन के कारण, क्योंकि स्टेट का खुद का जो एग्जिस्टेंस है
वो किसी रीज़न का नहीं रह जाएगा अगर आपने 3 साल में ही स्टेट्स की जो साइकिल है उसको शॉर्ट करके लोकसभा की साइकिल के साथ सिंक करने की कोशिश करी तो। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका इलेक्शन 27 में है, तो वो तो सिर्फ 2 साल ही सरकार चला पाएंगे। और ये भी बोला जा रहा है कि जो वोटर्स हैं उनके साथ भी धोखा होगा, क्योंकि वो तो 5 साल के लिए इलेक्ट कर रहे हैं और आप सिर्फ उनको 2 साल की ही गवर्नमेंट दे रहे हो। मतलब पूरी जो डेमोक्रेसी है वो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल है। लोगों की ही सरकार है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। तो उनके साथ धोखा हो जाएगा। जो सरकार उन्होंने खुद को रूल करने के लिए चुनी है वो सिर्फ 2-3 साल ही रहेगी। तो ये कुछ इश्यूज यहाँ पर है। ऑब्वियसली इसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, ऐसा नहीं होगा। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस बिजी रहती है बस इलेक्शन को प्रोटेक्ट करने में, वो भी फ्री हो जाएंगी थोड़े। तो इसके डेफिनेटली कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ये आपको दोनों साइड के आर्गुमेंट पता होने चाहिए। ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला, ये 129th नंबर का है। बट ये जब पास हो जाएगा ना, तब ये 129th, मैंने आपको क्या कहा है, जब भी बिल पास होता है तो वो एक्ट बनता है। लेकिन जब ये 129th अमेंडमेंट बिल अगर पास होता है तो ये 129th एक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि हिस्ट्री में हिस्टोरिकली क्या हुआ है कि बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाले बिल थे जो कि पास नहीं हुए। ठीक है, तो सपोज कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस करा गया, उसका नंबर रख दिया 1, क्योंकि वो पहला बिल था, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, ये पास नहीं हुआ। तो फिर से एक और अगले साल कोई और बिल लाए, अब वो बिल तो दूसरा है ना, चाहे वो पास नहीं हुआ पहले वाला, लेकिन जब दूसरा कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए, तो उसका हम नंबर दूसरा ही देंगे। सपोज ये भी पास नहीं होता है, फिर थर्ड बिल लाते हैं उसके भी अगले साल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 3, और ये पास हो जाता है। तो अब ये जो बिल है ये बन जाएगा एक्ट। लेकिन ये कौन सा एक्ट है? देखो, बिल तो ये तीसरा है, लेकिन एक्ट तो पहला ही है ना, क्योंकि पहले अब तक कोई एक्ट पास ही नहीं हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला। तो इसलिए हिस्टोरिकली क्या है, जो बिल का नंबर है वो एक्ट से ज्यादा रहता है इन जनरल। तो इवन दो ये 129th अमेंडमेंट बिल है, जब ये एक्ट बन जाएगा तब हम इसको बोलेंगे 107th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्योंकि अब तक 106 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हो चुके हैं, ये 7th बन जाएगा अगर ये पास होता है तो। ये थोड़ी सी आपको डिटेल ध्यान रखनी है। प्रीलिम्स ना ऐसे ही बेसिक चीजों पे हमें फंसाता है। लॉ मिनिस्टर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल। ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरीज जैसे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी सिंक करने के लिए। ठीक है, और अब यहाँ पे जो ये लॉ मिनिस्टर है, इन्होंने बहुत सारे कीवर्ड्स बोले। ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे बोल दिए, तो इनको पढ़ते जाते हैं और मैं आपको बहुत ही छोटा सा ब्रीफ देता जाऊंगा इनके बारे में। सबसे पहले कि ये जो बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशन के जुडिशियल रिव्यू प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहे। मतलब जो जजेस हैं या जो कोर्ट है वो डेफिनेटली क्या कर सकता है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को क्वेश्चन कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 ये अलाउ करता है कि वो लोगों की राइट्स बचाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रैंडम और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन से बचाए। इसीलिए जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बोला है कि जुडिशियल रिव्यू को हम वायलेट नहीं कर रहे, क्योंकि आप क्वेश्चन कर सकते हो इसको। फिर फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये वायलेट नहीं हो रहा, ये भी लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं। उनका आइडिया ये है कि देखो, अब यहाँ पे भी आप एक और स्टोरी सुनो। अब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की रिकमेंडेशन है ये बहुत टाइम से है। रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट रिकमेंडेशन है वो रामनाथ कोविंद कमेटी एक बनी थी, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे या उनके अंडर एक कमेटी बनी। इस कमेटी ने रेकमेंड करा कि आप वन नेशन वन इलेक्शन करो और उसमें तीनों जो गवर्नमेंट के टीयर हैं वो आने चाहिए। एक तो लोकसभा हो गया जो कि सेंटर या यूनियन का है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी जो कि किसकी है, स्टेट की है, और थर्ड नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर पे आता है हमारा लोकल बॉडीज, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज हो गई म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। रूरल लोकल बॉडीज हो जाती हैं विलेज पंचायत एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को अमेंड करने की बात की थी। अगर आप देखो इन दोनों को अमेंड करोगे तब तक तो यहाँ तक पार्लियामेंट को स्टेट्स की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब लोकल बॉडीज में भी ये अमेंडमेंट करा जाएगा तब 50%, मतलब पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने का प्रोसीजर है वो तो करना ही पड़ेगा, साथ में 50% जो स्टेट्स है ना उनकी भी
उनका भी कंसेंट लेना होगा। उन जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं 50%, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट 14 या 15 स्टेट्स का कंसेंट चाहिए ये पूरा अमेंडमेंट पास करने के लिए। लेकिन अभी जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ ना, उसमें थर्ड टीयर की बात ही नहीं की गई, तो स्टेट्स के कंसेंट लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये थर्ड टीयर की बात नहीं की गई, ऐसा लॉ मिनिस्टर बोल रहे हैं। इसलिए उनके अकॉर्डिंग फेडरल कैरेक्टर खराब नहीं हो रहा। देन यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंश्योर करा गया है। वेल वो यही इनका एम यही है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है और जो जुडिशरी है, वो अपनी लिमिट में काम करे और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे, ये है। देन सेक्युलर कैरेक्टर को भी इंश्योर करा गया है। ये एग्जैक्टली यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन में कैसे रेलेवेंट है वो मुझे दिखा नहीं पर्सनली, बट वो ये कहना चाहते हैं कि सेक्युलर कैरेक्टर को हमने छेड़ा नहीं है और सेपरेशन ऑफ पावर को भी हमने बदला नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है। फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करा गया। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि की इंडिया की डेमोक्रेसी में जो नंबर वन स्पॉट आता है, वो पार्लियामेंट का आता है या प्राइम मिनिस्टर का आता है या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आता है। किसका आता है? इन तीनों में से किसी का नहीं आता। सबसे पहला स्पॉट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पहला स्पॉट आता है, इसका क्या मतलब है? वो मतलब समझने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन पढ़ लो। कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल, है ना? वी द पीपल लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में। मतलब जो पहला स्पॉट आ रहा है वो किसका आ रहा है? लोगों का आ रहा है। तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है उसको भी नहीं बदला है। ठीक है, तो ये चीजें लॉ मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोली है। और उन्होंने बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पर भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे। वेल टेक्निकली अगर वो नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करते हैं सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट नहीं करेंगे। लेकिन जो फेडरल स्पिरिट है, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि जो स्टेट्स हैं उनका जो इलेक्शन का प्रोसीजर है, उनका टेन्योर जो है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है। और स्टेट्स को बनाया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। अगर स्टेट्स के जो टेन्योर है उनको छोटा करके या बड़ा करके फेडरल जो कैरेक्टर है कंट्री का उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है, तो ये चीज़ फिर सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन उठ जाएगा और फिर कोर्ट इसमें देखेगा कि ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। लॉ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स बनते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने ये भी बोला है कि हम रेडी हैं जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के लिए भी। अब जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी क्या होती है? पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो वो ये बोल रहे हैं कि देखो, वोटिंग होने से पहले आप दोनों राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स आपस में मिलकर एक छोटी सी कमेटी बनाओ और इन दोनों जो बिल्स है ना उनको ढंग से स्टडी करो। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ये भी ऑफर करा है लॉ मिनिस्टर ने। और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यही होती है कि उसमें दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं, लेकिन जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर है ना वो कोई लिमिट नहीं है उसकी। बहुत सारी ऐसी कमिटीज़ होती है पार्लियामेंट की जिसमें लिमिट होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अलाउ भी कर दिया इस बिल को देखने के लिए, तब भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी कमेटी बोलेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट को उसको एक्सेप्ट करना पड़े, क्योंकि रिकमेंडेशन जो होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की वो एडवाइजरी होती है, मैंडेटरी नहीं होती। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी हमें चाहिए किस चीज़ के लिए? बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन इस बिल को पास करने के लिए 2/3 ऑफ मेजॉरिटी यहाँ पे चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट है वोट करने के लिए, उनमें से 2/3 लोगों को वोट करना पड़ेगा, तब जाके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये पास हो जाएगा। तो ये एक पूरा आपको सिनेरियो समझ में आना चाहिए। वैसे तो पिछले कुछ सेशंस में मैं बहुत बार इसको समराइज कर चुका हूँ, तो आपका एक रिवीजन भी हो गया होगा। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। द लीगल गैप्स इन इंडियाज अनरेगुलेटेड एआई सर्विलेंस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम थे, अब उनके जो पीछे एल्गोरिदम था वो और ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है, जिसको आप एआई भी बोल सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो कंप्यूटर है वो उस तरह से सोच रहा है जिस तरह से हमारा ब्रेन सोचता था। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं उसी टाइप के सिमिलर से न्यूरल नेटवर्क्स एक एल्गोरिदम के बेसिस पर कंप्यूटर में दे दिए गए हैं। तो अब कंप्यूटर मतलब जितने भी टेक्नोलॉजी है उसके पास उसी तरह से चीज़ों के कनेक्शन बनाने के सोर्सेज और एबिलिटी आ जाती है और वो उसी तरह से सोच सकता है। एंड दैट इज़ वो बहुत ही न्यू चीज़ें भी जनरेट कर सकता है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली जो करंट हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है उसको और ज़्यादा अपडेट और एडवांस कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एआई, जो इन जनरल एआई को यूज़ करके लोगों पे नज़र रखी जा सकती है, जिसको आप सर्वेलेंस बोल सकते हो। ये जो एआई सर्वेलेंस है, ये थोड़ा अनरेगुलेटेड है अभी। देखो ये चीज़ें ना चाइना और नॉर्थ कोरिया में बहुत होती है, जहाँ पे सिटीजन्स पे नज़र रखी जाती है। यूजुअली चाइना और नॉर्थ कोरिया में ये एआई सर्वेलेंस फेमस क्यों है? क्योंकि चाइना नहीं चाहती कि जो उसके लोग हैं, वो करंट जो गवर्नमेंट है उनकी, जो क्योंकि वहाँ पे वन पार्टी गवर्नमेंट है, तो उनकी जो वन पार्टी गवर्नमेंट है, उनके अगेंस्ट कुछ ना बोले, ना ही कुछ करे। तो सपोज़ एक पर्सन है, जिसने चाइना की करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ सोशल मीडिया पे लिख दिया। बहुत ही बेसिक चीज़ लिखी है, ज़्यादा ऐसा कुछ वर्बल अब्यूज़ भी नहीं करा, बट नॉर्मल क्रिटिसिज़्म कर दिया। और अब चाइना की गवर्नमेंट को पता है कि एक पर्सन है जिसने सोशल मीडिया पे चाइना की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करा है। और ये जो पर्सन है, अब वो उसको किडनैप करना चाहते हैं, उसको अरेस्ट करना चाहते हैं किसी भी बात पे, एनीवे, लेकिन ये पर्सन उनको मिल नहीं रहा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसे लिखने से मान लेते हैं कि कोई अरेस्ट का वारंट बनता भी नहीं है। तो फिर भी वो इस पर्सन पे प्रेशर कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है, पूरे चाइना के अंदर बहुत सारे कैमरास तो हैं ही, सिक्योरिटी कैमरास। उन सिक्योरिटी कैमरास का जो सॉफ्टवेयर है, उसको जो एक पर्टिकुलर सर्वर से कनेक्ट कर देंगे, और उस सर्वर को एआई से कनेक्ट कर देंगे। ये जो एल्गोरिदम है, अब इस इंसान का जो चेहरा है, ये पूरी कंट्री में कहीं भी घूम रहा है, वो तुरंत बता देगा कि ये इंसान कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें आप बहुत बार मूवीज़ में देख चुके हो। बस वही है कि अब ये रियलिटी भी मे बी एग्जिस्ट करता है, और ज़्यादा बढ़ेगा ये चीज़ें। तो उन्होंने क्या करा, इसका फेस रिकॉग्नाइज करके इसकी लोकेशन पता लगा ली, और वहीं से इसको गायब कर दिया। अब लोगों को पता नहीं है एकदम से कहाँ गया, इसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अपनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन को कम करने के लिए, दबाने के लिए, यूजुअली इन कंट्रीज में इसको यूज़ करा जाता है। बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को यूजुअली यूज़ करती हैं, जो नॉर्मल सोसाइटी में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाते हैं लोग, उनको कंट्रोल करने के लिए। बट प्रॉब्लम यही है ना, कि जो पावर में है आप उसको कितना ट्रस्ट करते हो। सपोज अगले 20 साल बाद इंडिया में कोई रैंडम पर्सन पावर में आ जाता है, ठीक है, अगले 20 साल में। और ये 20 साल में जो पर्सन अभी पावर में आया है, ये बहुत ही रैंडम इंसान है और इसकी इंटेंशंस बहुत खराब है। और अभी मान लेते हैं हमने इंडिया में एआई सर्विलेंस चालू कर दिया, ठीक है, स्टेट्स में भी और सेंटर में भी। और मान लेते हैं कि हमारी स्टेट्स में और जो सेंटर में जो भी गवर्नमेंट है, उनकी इंटेंशन अच्छी है और खराब नहीं है, मतलब अज्यूम कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल के लिए। लेकिन 20 साल बाद कैसी गवर्नमेंट आएगी वो हमें कैसे पता? और वहाँ पे जो इंसान है, वो इस एआई सर्विलेंस को अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन को दबाने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए यूज़ करे, तो उसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ा एक इशू है एआई सर्विलेंस को लेके। ठीक है, तो जो पूरा टॉपिक है वो आपको कंसेप्चुअली मैंने समझा दिया है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हैं जो हमारी हेल्प करेंगे। 2019 में एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली थी कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसको अनाउंस करा एक तरह से उन्होंने। और यही जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है, इसी का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एल्गोरिदम से पावर्ड है, और इसी को आप सर्वेलेंस बोलते हो। लोगों पे नज़र रखना है सर्वेलेंस। दिल्ली पुलिस ने भी इसको इंट्रोड्यूस करके इससे कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। अभी जो लेटेस्ट प्लान है वो है कि हम 50 एआई पावर्ड सैटेलाइट्स भी लॉन्च करने वाले हैं, और इसका भी एम यही रहेगा कि ओवरऑल जो सर्वेलेंस है उसको बढ़ावा देना। जो पूरा सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें क्या आता है, इसमें आपकी बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग आती है। मतलब आप सपोज अभी ना एयरपोर्ट पे ऐसा रूल है कि अगर आप एयरपोर्ट पे गए और आपने अपने वहाँ पे थंब प्रिंट को स्कैन करा, तो फिर आपको बोर्डिंग पास दिखाना बहुत जगह नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने थंब प्रिंट स्कैन कर दिया तो गवर्नमेंट को पता है आप कहाँ हो अभी, और आप कहाँ से कहाँ गए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की इंटेंशन ठीक है, अच्छी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई फ्यूचर में गवर्नमेंट ऐसी आई है जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो वो इस इंसान की लोकेशन को ट्रैक करके कुछ नेगेटिव भी कर सकती है। बहुत बार ना ऐसे फॉल्स एविडेंस भी प्लांट करे जाते हैं। सपोज एक पॉलिटिशियन है जो कि ऑपोजिशन में है, गवर्नमेंट को पता है ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो इसके बैग में वो फॉल्स एविडेंस डाल देंगे, इसके बैग में कुछ ड्रग्स डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे। फिर इसको एयरपोर्ट पे पकड़ा जाएगा, और इसको तो पता ही नहीं इसके बैग में ड्रग्स कहाँ से है, बट क्योंकि गवर्नमेंट को उसकी लोकेशन पता है, तो वो इजीली ऐसे फॉल्स एविडेंस प्लान कर सकती है। द थिंग इज कि जो पूरा सिस्टम की मशीनरी है, अगर उसकी इंटेंशन खराब है, तो इस पूरी टेक्नोलॉजी का बहुत गलत यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बातें बोली जा रही है। तो ये सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में बायोमेट्रिक आ जाता है, फिर फेशियल रिकग्निशन तो आ ही जाता है, फिर जो मोबाइल फ़ोन की ट्रैकिंग इसमें होती है, फिर सैटेलाइट की इमेजरी, सैटेलाइट जो है उसकी इमेजरी को भी यूज़ करा जा सकता है। और अगर एआई पावर्ड सैटेलाइट है, तो वो ढंग से ट्रैक्स किस तरह से जो
पॉपुलेशन है, उसका मूवमेंट है, कहाँ लोग जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, उसको टू द पॉइंट वो एनालाइज कर सकती है। एआई पावर्ड सैटेलाइट का क्या मतलब है कि वो इमेज ही नहीं लेगी सिर्फ, उसको एनालाइज भी करेगी ढंग से, ठीक है। और जो भी बहुत ज़्यादा जंक डेटा होगा उसको हटा के जो प्योर डेटा है उसको ये एआई की एल्गोरिदम खुद ही छाट के देगी गवर्नमेंट को कि ये डेटा आपके काम का है, ये डेटा काम के नहीं है। इसलिए तो वो एआई पावर्ड है, ठीक है। सो ये पूरा जो सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर हम काम कर रहे हैं। अब ऑथर ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि देखो, लॉ एनफोर्स करने के लिए अगर हम टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं तो ये अच्छी बात है ना, लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स भी हैं। और जो केस पुट्टा समय का केस था दो रिसेंटली, उसमें ये भी बोला गया था कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्रिवेसी हमारी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है। और इस सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण क्या होगा, इस फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि हम पे नजर रखी जा रही है हमारी मर्जी के बिना। इसी को बोला गया यूबिक्विटस डेटा वेलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, प्लीज आई विल रिकमेंड कि आप मेंस के अंदर इसको यूज करो, आप इसको ऐसे के अंदर यूज करो, और हो सकता है प्रीलिम्स में भी ये इसको पूछ लिया जाए। यूबिक्विटस मतलब जो चीज हर जगह आपको दिख जाती है वो होती है यूबिक्विटस। डेटा वेलेंस मतलब डेटा प्लस सर्वेलेंस, तो डेटा पे नजर रखना इस डेटा वेलेंस। यूबिक्विटस मतलब आपके हर टाइप के डेटा पे नजर रखना, मतलब आप ऑनलाइन गए सोशल मीडिया पे, आपकी जितने भी प्रोफाइल्स हैं, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आपका बैंक कहाँ है, आप अभी किस लोकेशन पर हो, आप कहाँ पर जाके किस रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हो, किस जगह आप काम करते हो, ये सारा डेटा आज की डेट में आपका ऑनलाइन है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप का डेटा है, ये टेक्स्ट डेटा भी है, ये ऑडियो डेटा भी है, ये विजुअल डेटा भी है, विजुअल में वीडियो एंड पिक्चर वाला डेटा, आपका ये सारा डेटा इतने सारे फॉर्मेट में ऑनलाइन है। और जब एआई होगा तो वो इन सबको स्टिच करेगा, इन सबको क्या करेगा, साथ में डाल के वो एनालाइज करेगा और आपका पैटर्न वो प्रिडिक्ट करेगा। अब इस एआई का काम यहाँ पे आता है, इतना सारा डेटा तो है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, इसको एनालाइज कैसे करना है, वो एआई करेगा। और उससे क्या है, आपको ट्रैक करना, आप पे नजर रखना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जो यूबिक्विटस डेटा बैलेंस है, अगर उसको आपने एआई के साथ लिंक करा तो ये प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। 2023 में डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी आया था। इसके अंदर डेटा प्राइवेसी में कंसेंट को थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया था कि हमें जैसे पहले तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाते थे, पहले मतलब कुछ बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, आप किसी वेबसाइट पे गए तो वहाँ पे वो आपकी कुकीज़ कलेक्ट कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। अब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वो आपसे पूछेगा कि आपको कुकीज़ वेबसाइट की एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, या आपको रिजेक्ट करनी है, या आपको कुछ सेलेक्टेड कुकीज़ ही एक्सेप्ट करनी है। तो ये ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं आपके पास, बिकॉज डेटा प्राइवेसी लॉज एग्जिस्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ये बोलता था कि हमारा जो फॉरेन कंपनीज है वो इंडियंस का डेटा इंडिया में ही स्टोर करे, बाहर ना ले जाए, और ले जा भी रही है तो उसकी एक कॉपी इंडिया में भी रखे। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो इंडियंस का डेटा है वो उसका मिसयूज ना हो। तो ये अच्छा स्टेप था, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस एक्ट में, क्योंकि देखो सेक्शन 7 में और सेक्शन 15 में ये जो सब क्लॉज है ना, 7G 7I 15C, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेंटली आप ये ध्यान रख लेना कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में सेक्शन 7 एंड सेक्शन 15 में कुछ इश्यूज हैं। जैसे सेक्शन 7 क्या क्या बोलता है, एक तो वो बोल रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग मेडिकल इमरजेंसी के कारण के दौरान कंसेंट की जरूरत नहीं है। अब मान लेते हैं वही सेम चीज़ आ जाती है, कोई गवर्नमेंट है वो मेडिकल इमरजेंसी का नाम यूज़ करके और गवर्नमेंट की इंटेंशन खराब है तो लोगों का बिना कंसेंट उनका जो डेटा है उसको प्रोसेस कर लेगी, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर प्रोसेस कर सकती है। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स के साथ हिडन किसी नेक्सस में जुड़ी हुई है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा प्रोसेसिंग है उसमें भी कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये कुछ इसकी इश्यूज हैं। एक और क्या है, ऑब्लिगेटेड सिटीजन्स टू प्रोवाइड एक्यूरेट डेटा रिस्किंग पेनल्टीज फॉर आउटडेटेड एंड इरॉनियस इन्फॉर्मेशन। अगर नॉर्मल सिटीजन्स ने अपनी इन्फॉर्मेशन गलत दी है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म्स पे, तब उनके अगेंस्ट पेनल्टी भी लग सकती है अगर उन्होंने गलत डेटा दिया है तो। और बहुत सारे सिटीजन जिनको ये डर है कि गवर्नमेंट उनका डेटा को मिसयूज करेगी, तो हो सकता है वो गलत डेटा दे दे, तो उनके अगेंस्ट पेनल्टी लग जाएगी। तो ये कुछ इश्यूज हैं इस बिल के अंदर भी जो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इस पे अलग से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ये एग्जाम्पशंस क्या क्या प्रोवाइडेड है इस एक्ट के अंदर, इस पे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें एग्जाम्प्टेड है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है। अब ये जो लाइन है ना, ये एग्जाम्पल जो है, ये आप इन मेंस में जो डेटा प्रोटेक्शन पे, एआई सर्विलेंस में ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप सोल्यूशन में लिखते हो थोड़ा,
आप बताते हो कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हम यूज़ कर सकते हैं। जो यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है, यहाँ पे डेटा को और जो एआई की एक्टिविटीज़ है, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अनएक्सेप्टेबल, हाई रिस्क और मिनिमल रिस्क। वो एआई की एक्टिविटीज़ जिसमें मिनिमल रिस्क है, उसको इस कैटेगरी में डाल दिया है, जो थोड़ी हाई रिस्क है, उसको यहाँ डाला है और जो अनएक्सेप्टेबल है, उसको यहाँ डाल दिया है। इससे क्या है, आप क्वांटिफाई कर सकते हो कि एआई की कौन-कौन सी फंक्शनिंग या किस-किस फील्ड में एआई हाई रिस्क अगर में आता है या फिर अनएक्सेप्टेबल वाली फील्ड में आता है, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो और मिनिमल रिस्क वाले को आप अलाउ कर सकते हो। इससे 2 चीज़ें होगी, एआई का जो सेफ यूज़ है, उसको आप बहुत ज़्यादा प्रमोट कर पाओगे और एआई का जो मिसयूज़ है, उसको तुरंत ही रोक दोगे। इंडिया में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है एआई के लिए। डेटा प्रोटेक्शन तो है, लेकिन एआई एक्टिविटी को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स में हमने बनाया नहीं है। गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि वो डिजिटल इंडिया एक्ट लाएंगे और डिजिटल इंडिया एक्ट में था ही ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रेगुलेट करना है, इस पे कुछ नॉर्म्स बनते, बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आपको सोल्यूशन क्या ध्यान रखना है। पहली चीज, इंडिया को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एक्टिविटीज हैं उनको 3 पोर्शंस में डिवाइड करना चाहिए, मिनिमल रिस्क, हाई रिस्क और अनएक्सेप्टेबल। इससे हम अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे। फिर इंडिया को भी जो डिजिटल इंडिया एक्ट हम लाने वाले थे उसको लाना चाहिए और उसको पास करना चाहिए ताकि एआई रेगुलेट हो, क्योंकि एआई जिस स्पीड से इवॉल्व हो रहा है, हमारा लॉ उस स्पीड से इवॉल्व नहीं हो रहा। नेक्स्ट, मोर ऑफ द सेम, इंडिया एंड श्रीलंका हैव मेट। तो अभी क्या है, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रिसेंटली इलेक्टेड, वो इंडिया में आए हैं और वो इंडिया के डेलीगेट से यहाँ पर मिले भी हैं। एक बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको श्रीलंका के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको ऑलरेडी पता भी होगी, बट श्रीलंका में बहुत टाइम से एक सिविल वॉर चल रहा था। उसका रीज़न ये है कि श्रीलंका के ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन में तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। और जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट में रहती थी, ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से हैं। यहाँ पे हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। सो जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन है, उनको उनके लिए श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स थी ओवरऑल, वो थोड़ी सी कम थी, इनफैक्ट काफ़ी कम थी। इसके लिए जो तमिल पॉपुलेशन है यहाँ पे, उनके अंदर एक रिजेंटमेंट चालू होता है, एक मूवमेंट चालू होता है, प्रोटेस्ट चालू होती हैं, फिर करते करते वो थोड़ा सा वायलेंट मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एलटीटीई ये फॉर्म हो जाती हैं, जिनकी इंटेंशन तो ठीक थी, इवन दो जो उनका वेज थे हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि ये एक सिविल वॉर चला और जो मेजॉरिटी ऑफ द श्रीलंका है वो सिन्हलीज एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। ये यूजुअली श्रीलंकन बुद्धिस्ट हैं जो सिन्हलीज एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं। सो द थिंग इज कि यहाँ पे एक जो तमिल थी वो माइनॉरिटी के जैसे एग्जिस्ट करती है, थी और आज भी। तो ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद क्या होता है, ये होने के बाद एक चीज़ होती है जिसमें 1987 में इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन होता है। क्योंकि देखो, इंडिया में भी एक बहुत ही लार्ज तमिल पॉपुलेशन है, तो जो इंडिया की तमिल पॉपुलेशन है उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे ये फोर्स करा कि भाई जो तमिल पॉपुलेशन श्रीलंका में रह रही है, उन वो माइनॉरिटी है वहाँ पे और उन पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा है, तो आप कुछ करो। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका के साथ जाके हमने इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन करा, जिसको इनैक्ट करने के लिए श्रीलंका ने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट पास करा। 13th अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो तमिल एरियाज थे उनको थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रॉमिस की गई। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रॉमिस की गई। वहाँ पे प्रोविंशियल काउंसिल्स बनाए गए और तमिल रीजन को अलग से एक प्रोविंशियल काउंसिल दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जो गवर्नमेंट्स आती गई 1987 के बाद से, वहाँ पे ये जो ऑटोनॉमी जितनी प्रॉमिस करी गई थी, इतनी ऑफर नहीं हुई आज तक ग्राउंड पे। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो 1987 का अकॉर्ड है, इसको आज तक फुलफिल नहीं करा गया और आज भी जो तमिल पॉपुलेशन वहाँ पे रह रही है, उनको वो राइट्स नहीं मिले जो उनको प्रॉमिस किए गए थे। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज हैं और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ में भी आया है कि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर का अभी स्टेटमेंट था मिलने के बाद, उसमें 13 अमेंडमेंट का कोई मेंशन नहीं है। एक तो ये इशू है, ठीक है, और ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी ये रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं और पहली बार ये इंडिया ही आए हैं, मतलब इनकी जो खुद की फॉरेन ट्रिप है वो इंडिया थी, अब ये यहाँ से चाइना जाएंगे। हिस्टोरिकली जो ट्रेडिशन रहा है वो यही रहा है कि पहले श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो पहले इंडिया आते हैं और फिर कहीं और जाते हैं, तो उसी को इन्होंने भी फॉलो करा है। इवन दो जो कुमार दिसानायक की जो पार्टी है या इनका जो कोलिशन है वो थोड़ा सा चाइना के ज़्यादा फेवर में है, बट फिर भी इनका डिसीजन इंडिया आना सबसे पहले और पुराने ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना, ये एक अच्छी बात है और अच्छा साइन है। एक और चीज़ है कि चाइना की जो प्रेजेंस है, नेवल प्रेजेंस है, मतलब नेवी
वाली जो प्रेजेंस है श्रीलंका में वो बढ़ती जा रही है। स्पेशली श्रीलंका का एक पोर्ट था हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा पोर्ट चाइना ने लीज पे ले लिया 99 ईयर्स की, क्योंकि श्रीलंका ने चाइना से जो लोन लिया था ना, वो लोन चुका नहीं पाया श्रीलंका, तो श्रीलंका को अपना एक पोर्ट ना चाइना को देना पड़ा 99 ईयर्स के लिए। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसी को हम चाइना का डेट ट्रैप भी बोलते हैं। इस पे अभी एक एडिटोरियल भी है, वो भी हम देखेंगे। एक डेटा आया है आज के न्यूज़पेपर के अंदर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा इंडिया और श्रीलंका का ऑलरेडी एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो चुका है। बाय द वे 2000 में ही साइन हो गया था फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया श्रीलंका का, लेकिन क्योंकि दोनों की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है आज 2000 से, तो एक नया इकोनॉमिक अग्रीमेंट बात करने की बात की जा रही है, जिसको बोला जा रहा है ETCA, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट। आई विल रिकमेंड कि आप इसका नाम ध्यान रखो, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि रिसेंटली इंडिया किस कंट्री के साथ ETCA साइन करने की बात कर रहा है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ETCA अभी न्यूज़ में था, बताओ वो दो कौन सी कंट्रीज हैं जो इसको साइन करने की बात कर रही है, इस पर डिस्कशन कर रही है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों कंट्रीज इस पर बात कर रही है, बस यही है। और जो फिशरीज डिस्प्यूट है उस पर भी डिबेट चल रही है। फिशरीज डिस्प्यूट क्या है कि ये इंडिया की कोस्ट है और यहाँ पे आ जाता है श्रीलंका। अब यहाँ पे जो बीच में पानी है ना, इंटरनेशनल वाटर्स, ये दोनों के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही आता है। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है पानी का। अब यहाँ पे जो फिशरमैन है वो कभी श्रीलंका की टेरिटरी में चले आते हैं, श्रीलंका के फिशरमैन इंडियन टेरिटरी में चले आते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। और आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बहुत सारे जो इंडियन फिशरमैन हैं उनको जो श्रीलंकन नेवी है वो कैप्चर कर लेती है और उनको अच्छे से ह्यूमेनली ट्रीट नहीं करती। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, द चैलेंज ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उसके अलावा कुछ शेड्यूल्स भी हैं। जो शेड्यूल 7 है उसमें ना कुछ 3 लिस्ट दी गई हैं, 3 लिस्ट दी गई हैं, और इनका एम ये है बताने का कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या जो पार्लियामेंट है वो किन किन टॉपिक्स पर लॉ बना सकता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो किन किन टॉपिक्स पर लॉ बना सकते हैं। इन लिस्ट का एम ये है। ठीक है, तो जो हेल्थ है ना, हेल्थ वो स्टेट लिस्ट के अंदर लिखा है, यूनियन लिस्ट के अंदर सिर्फ हेल्थ नहीं लिखा। ठीक है, समझ गए आप? तो मतलब स्टेट का ये एक डिस्क्रिशन होना चाहिए कि इंडिया के अंदर हेल्थ पॉलिसी कैसे होगी कैसे नहीं होगी। ऑब्वियसली यूनियन गवर्नमेंट भी कुछ केसेस में हेल्थ पे लॉ बनाती ही है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया में हर स्टेट के अलग चैलेंजेस है, हर स्टेट के अंदर जो बीमारियां हैं वो बहुत डिफरेंट है, हर स्टेट की जो मेडिकल नीड्स है वो बहुत डिफरेंट है। तो हमें नेशनल लेवल पे एक वन साइज फिट्स ऑल टाइप का, ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल टाइप का कोई यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉडल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो सक्सेस नहीं होगा। अगर लाना ही है तो जो सेंटर है वो स्टेट्स के साथ मिल के लाए, जिसमें हर स्टेट की डिफरेंट नीड्स को पूरा करा गया हो। अब यहाँ पे ना बहुत सारे डेटा लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी है, मैं आपको बताऊंगा, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जब भी बोला जाता है तब जो मल्टीपल हेल्थ सिस्टम है और यूनिक चैलेंजेस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को फोकस नहीं करा जाता। अब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है? सिंपल सा मतलब ये है, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, हेल्थ कवरेज मतलब जो हेल्थ ट्रीटमेंट है, एक तरह से जो हेल्थ ट्रीटमेंट है वो सबके लिए अवेलेबल होना, एकदम अफोर्डेबल कॉस्ट पे या फिर फ्री में, या तो बहुत ही सस्ता हो या फ्री हो, और सबके लिए अवेलेबल हो हेल्थ का ट्रीटमेंट, इसी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बोला जाता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चल रही है, ठीक है, और आयुष्मान भारत मिशन चल रहा है, उसका एम यही है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको 5 लाख तक का, हर साल 5 लाख तक का उनको हेल्थ अश्योरेंस गिवन है कि अगर कोई भी जो वो पर्सन है उनकी फैमिली में किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो हर साल 5 लाख तक का गवर्नमेंट से हेल्थ का एक्सपेंडिचर ले सकते हैं। तो ये भी एक तरह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का ही पार्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन देखो यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिखा है, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रेंड याद रखना आपको पड़ेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है हर स्टेट का वो डिफरेंट है। जैसे हिमाचल प्रदेश जो स्पेंड करती है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट अपने लोगों पे जो पैसा स्पेंड करती है पर पर्सन, वो है ऑलमोस्ट 4,000 रुपये। केरला का है ऑलमोस्ट 2,500 रुपये, तमिलनाडु का है 2,000 रुपये, और यूपी एंड बिहार में जो हर इंसान पर गवर्नमेंट स्पेंड करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लोगों पर, वो है 951 रुपीज़ बस, और बिहार में 701 रुपीज़।
ये डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कुछ गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स पे, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स पे हेल्थ एक्सपेंडिचर अच्छा खासा कर पाते हैं और कुछ स्टेट्स नहीं कर पा रही हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे कम है। तो अगर आपने पूरे इंडिया में एक ही हेल्थ हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की स्कीम दे दी, तो वो कैसे काम करेगा? हो सकता है यूपी और जो बिहार, यहाँ पे क्योंकि हेल्थ कवरेज का पैसा बहुत कम है, तो इनके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन आपको बनाने पड़ेंगे। वो स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, केरला, यहाँ पे हेल्थ कवरेज ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो यहाँ पे आप थोड़े कम प्रोविजन कर सकते हो। द थिंग इज कि डिफरेंट डिमांड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब जो पैसा एक इंसान हेल्थ ट्रीटमेंट देने के लिए अपनी खुद की पॉकेट से पे करता है, उसी को कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये 5 लाख की स्कीम चला रखी है, उसके बाद भी वो जो इंसान है उसको और ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। वो अभी भी आए हैं। जैसे वेस्ट बंगाल है और भी ऐसे स्टेट्स हैं, वहाँ पे हाई ब्लड शुगर रेट की काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन बिहार और गुजरात में ब्लड शुगर लो है, लेकिन हाइपरटेंशन सॉरी ब्लड शुगर हाई है, लेकिन हाइपरटेंशन की जो बीमारियां हैं वो कम है। लेकिन केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना में यहाँ पे शुगर भी ज़्यादा है और हाइपरटेंशन भी ज़्यादा है। ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए कि केरला में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो चीज़ वेस्ट बंगाल में नहीं है, और ये हेल्थ प्रॉब्लम्स बिहार में भी नहीं है। तो आप पूरे इंडिया में आपने कह दिया कि आपको इतना पैसा मिल रहा है और जाके आप खर्च करो, लेकिन इसको आप थोड़ा सा सेक्टर वाइज कर दो कि अगर केरला में लाइफस्टाइल डिजीजेस पे ज़्यादा केसेस आते हैं, तो आप केरला के लिए अलग से लाइफस्टाइल डिजीज का प्रोविजन ले आओ। और जो थोड़े से यंगर स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, यहाँ पे एवरेज एज थोड़ी कम है, तो यहाँ पे जो डिजीज की पॉपुलेशन होगी या डिजीज की प्रॉब्लम होगी वो थोड़ी सी ट्रॉपिकल डिजीजेस होंगी। तो उन ट्रॉपिकल डिजीजेस के लिए आप अलग से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डाल सकते हो। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पूरे इंडिया में आप इतने पैसे कहीं भी खर्च कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो कि इन स्टेट्स में आप इन इन चीज़ों पे खर्च कर सकते हो, इन स्टेट्स में आप इन इन चीज़ों पे खर्च कर सकते हो। और उससे क्या है, आप स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है अभी? पहली बात तो रीजनल डिस्पैरिटीज जो हमने देखा, कुछ स्टेट्स ज़्यादा पैसा खर्च कर पा रहे हैं, कुछ बहुत कम। दूसरी चीज़ सोशो इकोनॉमिक वेरिएशंस, कुछ स्टेट्स के लोग आपस में रिच हैं तो उनको गवर्नमेंट के असिस्टेंस की ज़रूरत कम है, कुछ स्टेट्स के लोग रिच नहीं हैं इतने तो उनको गवर्नमेंट के असिस्टेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, और वो अभी भी आउट ऑफ पॉकेट उनका एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है। फिर थर्ड क्या है, डिफरेंस इन कल्चरल एंड हेल्थ केयर प्रोफाइल। किसी स्टेट में एक पर्टिकुलर डिजीज़ ज़्यादा है, किसी स्टेट में डिजीज़ किसी और टाइप की ज़्यादा है। ठीक है, तो इनको मैनेज करने के लिए एक रीजनल स्पेसिफिक पॉलिसीज़ हमें बनाने की ज़रूरत है। तो यही एक यहाँ पे ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर। चाइना इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेट कलेक्टर। अब यही एक क्वेश्चन आता है जो मैंने वहाँ पे भी डिस्कस करा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कोई कंट्री है जिसको चाहिए लोन, या कंट्री भी छोड़ो, आप हमारी खुद की कंट्री की बात करो। कोई एक इंसान है, पर्सन, ये बैंक के पास लोन लेने जाएगा। ठीक है, बैंक के पास लोन लेने जाएगा, ऊपर बैठा है आरबीआई। ये पर्सन बैंक के पास लोन लेने जाएगा और बैंक से बोल रहा है कि मुझे ना 10 करोड़ का लोन चाहिए, है ना। आरबीआई बैंक को बोलेगा कि तुम श्योर जब तक ना हो तब तक 10 करोड़ का लोन ऑफर मत करना। तो बैंक आरबीआई की बात सुन के सारी चीजें चेक करेगा कि क्या इस इंसान के पास 10 करोड़ चुकाने की जो पाइपलाइन है वो है या नहीं, क्या इसके पास प्रॉपर एसेट्स है या नहीं, जिस काम के लिए इसको 10 करोड़ चाहिए क्या वो किस पीरियड में पूरा होगा, ये किस प्रोसेस में पूरा पैसा चुकाएगा, क्या ये तुरंत चुकाएगा, पार्ट्स में चुकाएगा, जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो कितने कितने सेक्टर्स में डिवाइड करके चुकाएगा, और कितने ईयर का इसने प्लान लिया है, क्या उस टाइम तक ये फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा या नहीं, क्या इसके पास इतने एसेट्स हैं या नहीं। मतलब बैंक आरबीआई की बात सुनेगा, इन सारी चीज़ों को चेक करेगा, तभी जाके वो इस लोन को अप्रूव करेगा, वरना बैंक अप्रूव नहीं करेगा। ऐसा क्यों कर रहा है बैंक? क्यों कर रहा है ऐसा बैंक? क्योंकि आरबीआई ने यही इंफॉर्मेशन दी है और आरबीआई ने कंट्रोल करा है कि आप रैंडमली, जो बैंक है रैंडमली पैसे नहीं बांटेगा, क्योंकि जितना मनी सप्लाई या जितना रुपीस मार्केट में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, और वो भी रैंडमली। अगर आरबीआई चाहता है कि मार्केट में मनी सप्लाई या रुपी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो तो बता देगा कि हाँ अब ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर रैंडमली अनकंट्रोलेबली ज़्यादा हो जाएगा तो रुपये की वैल्यू गिर जाएगी, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो रुपये की वैल्यू गिर जाएगी अगर वो बहुत ज़्यादा एकदम से मार्केट में आ गया तो। और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाती है।
और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक को बोलेगा कि प्लीज आप लोन सोच समझ के ही दो। एक और चीज है, क्योंकि बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आता है? आप लोग अपना पैसा बैंक में डालते हो, डिपॉजिट करते हो, उसी पैसे से तो लोन देता है बैंक। तो अगर बैंक ने बिना सोचे समझे लोन देना चालू कर दिया तो आपका जो पैसा आपने बैंक में डाल रखा है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए भी आरबीआई ये कोशिश करता है कि जो बैंक है वो रैंडमली लोन ना दे। और यही चीज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे जितने भी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी यही चीज इंश्योर करते हैं। आईएमएफ तो अगर किसी भी कंट्री को ऐसा पैसा देता है, उसको आप बेल आउट पैकेज बोलते हो यूजुअली, क्योंकि कोई भी कंट्री फंस जाती है तब उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है आईएमएफ। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस लगाता है। कंडीशंस इसीलिए लगाता है ये इंश्योर करने के लिए वो जो कंट्री है वो इस सिचुएशन में आ जाए अगले कुछ सालों में कि वो आईएमएफ का पैसा लौटा पाए। लेकिन अब आते हैं चाइना। कोई भी कंट्री चाइना के पास लोन मांगने आएगी, चाइना बोलेगा फाइन, ठीक है आप ले लो लोन। अब ये कंट्री बोलेगी भाई मेरे पास तो कोई एसेट्स नहीं है, मुझे पता नहीं है मैं आपसे पे कर पाऊंगी या नहीं। फिर भी चाइना बोलते कोई बात नहीं आप तो लो लोन, और चाइना लोन दे देती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये जो कंट्री है ये इसके पास बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है चाइना का लोन पे करने की, फिर भी चाइना ने इसको लोन दे दिया। क्यों? क्योंकि चाइना लोन तो दे रहा है, लेकिन जब ये कंट्री लोन नहीं चुका पाएगी तो चाइना बदले में क्या इसकी कोई जमीन, इसका इंपॉर्टेंट सेक्टर कुछ भी डिमांड कर सकता है। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ। चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया अपना, ठीक है, और श्रीलंका उस कंडीशन में था ही नहीं कि वो लोन चुका पाए, फिर भी चाइना ने दे दिया। श्रीलंका की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को खुश करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा ले आई चाइना से, और पता चला वो चुका ही नहीं पाई। और आज उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इंपॉर्टेंट हम्बनटोटा पोर्ट उनको चाइना को देना पड़ा क्योंकि वो लोन नहीं चुका पा रहे। तो यही है चाइना का डेट ट्रैप। चाइना डेट देके लोगों को ट्रैप कर लेती है। और एक और चीज, चाइना लोन किस चीज के लिए दे रही है? मतलब कोई भी कंट्री चाइना से लोन लेने जाएगी रैंडमली कि भाई हमें हमारी कंट्री में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी है, तो नहीं मिलेगा लोन। चाइना लोन उसी प्रोजेक्ट के लिए देगी जिससे चाइना को फायदा हो, क्योंकि चाइना अपना पूरे वर्ल्ड में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रही है, जिससे चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में जमीन के थ्रू, एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू पहुंच जाए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उस कंट्री में बनेगा, जो या तो चाइना के जमीन वाले रूट को, एयर वाले रूट को या पानी वाले रूट को सपोर्ट कर पाए, उसी को फाइनेंस करेगी चाइना। मतलब अगर एक कंट्री है जिसके अंदर 4 सड़क बन सकती है, तो चाइना उसी सड़क को पिक करके सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे देगा जो चाइना के प्रोडक्ट्स को अच्छे से ले जा पाए और फैला पाए। और वो जो कंट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड में है, वो ये लोन ले भी लेगी। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना खुद के लिए बना रहा है दूसरी कंट्री में, इसलिए वो लोन भी दे देता है। और लोन इस टाइप का देता है कि ये कंट्रीज चुका नहीं पाती, और बहुत ज़्यादा हिडन इंटरेस्ट रेट भी होता है। सरफेस पे तो वो सस्ता दिख रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी हिडन इंटरेस्ट रेट होती है, उससे फंसा देता है कॉम्प्लेक्सिटी से। और यही डेट ट्रैप है। बहुत सारी जो डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज है वो फंस चुकी है। और आज का जो थंबनेल है उसमें भी आप देख सकते हो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर चाइना का फ्लैग मैंने लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ हो रही है आज। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज डेवलपमेंट की नीड के अंदर थी, और चाइना ने उनको फ़ायदा उठा के बहुत ही रैंडम सा लोन दिया है। और अब उन कंट्रीज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वो चाइना ही खुद ही रन कर रही है, खुद ही चला के खुद ही प्रॉफिट कमा रही है, उस कंट्री को कुछ नहीं मिल रहा। और यूजुअली एक और चीज़ है, ये जितनी भी मैं आपको फैक्ट्स बोल रहा हूँ ना, ये प्रीलिम्स में आ जाएंगे कि जो डेट ट्रैप है वो क्या होता है, उसके पॉइंट्स लिखे होंगे तो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। मेंस में भी आ सकता है तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। एक और चीज़ है, चाइना उन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है उन कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिकली वाइबल ही नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बनते नहीं है। जैसे सपोज एक प्रोजेक्ट है जिसमें सपोज एक मॉल बनेगा जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, लेकिन ये मॉल ऐसी जगह है जहाँ पे कस्टमर बहुत कमाएंगे, ठीक है, लेकिन ये दिख बहुत ब्यूटीफुल रहा है, तो जितना पैसा लगेगा इसमें इसको बनाने में उससे इतना पैसा निकलेगा भी नहीं। फिर भी चाइना इसको फंड कर देगा, क्योंकि मान लेते हैं ये जो लोकेशन है इस मॉल की, ये चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बीच में आता है, तो उसको ठीक लगेगा, ठीक है। तो मतलब ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इकोनॉमिकली जो वायबल प्रोजेक्ट्स नहीं है उसमें भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। एनीवे, यही करते करते चाइना आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेट कलेक्टर बन चुका है। मतलब अगर जितनी भी कंट्रीज ने लोन दिया है ना, तो चाइना ने, मतलब बहुत सारी जो कंट्रीज हैं
उनको लोन चुकाना है अपना, तो वो 25% लोन चाइना को ही जाएगा पूरे वर्ल्ड का। इतना ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। बायलेटरल एक्सटर्नल डेट, मतलब बायलेटरल मतलब जब दो कंट्रीज आपस में लोन देती है और लोन लेती है, और एक्सटर्नल डेट मतलब एक्सटर्नल लोन लेना, सिंपल। 2 डेकेड्स पहले, मतलब 20 साल पहले, जो जापान था, ये लीडर था लोन का, लेकिन जापान ऐसे कोई डेट ट्रैप नहीं करता था, ये जेन्युइनली लीडर था, ठीक है। उससे भी पहले जो यूएस था, 1970s 80s में जो यूएस था, वो सबसे नंबर 1 लेंडर था, लेकिन यूएस भी डेट ट्रैप में नहीं फंसाता था। फिर जापान बन गया सबसे बड़ा लेंडर, जापान ने भी डेट ट्रैप में नहीं फंसाया। चाइना 2000s के अराउंड, जो अर्ली 2000 है, यहाँ पे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है। उसके बाद से चाइना खुद बन जाता है क्या, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेंडर। और आज 25% एक्सटर्नल डेट चाइना को ही ओड है वर्ल्ड की। इतना ही डेटा आपको ध्यान रखना है अगर मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। ये नंबर जो यहाँ पे लिखा है ये आपके काम का नहीं है, बट रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मैंने लिखे हैं, इनमें से कुछ भी आपको याद नहीं रखना, बस समझना है, ठीक है, समझना है आपको। पाकिस्तान की पूरी जो डेट है उसकी 60% चाइना से है। लाओ की जो पूरी डेट है उसकी 70% चाइना से है। अंगोला की 58% डेट चाइना से है। जो 16 सब सहारन कंट्रीज हैं, सब सहारन कंट्रीज, वो कंट्रीज जो कि सहारा डेजर्ट में नहीं आती अफ्रीका की, मतलब अफ्रीका क्योंकि इतना बड़ा है तो सहारा डेजर्ट तो ऊपर की साइड है ना। तो बची हुई जितनी भी नीचे वाली कंट्रीज हैं, इनमें से 16 इसी पूरे रीजन को सब सहारन अफ्रीका बोला जाता है। इसमें से 16 ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी जो डेट है वो 50% सिर्फ चाइना की है, चाइना को वो ओ करते हैं। कॉन्गो की 85% डेट चाइना को ओ करती है। तो चाइना का कितना कंट्रोल है इन सारी कंट्रीज पर, है ना। और श्रीलंका भी 50% से ज़्यादा अपना जो डेट है वो चाइना को ओ करती है। तो इतना आप याद रख सकते हो। जो सब सहारन अफ्रीका है ना, ये डेटा तो आपको याद रखना है कि 16 सब सहारन अफ्रीकन नेशंस की 50% डेट से ज़्यादा चाइना को ओ करती है, या चाइना को वो ओ करती है, उनको पे करना पड़ेगा। तो चाइना ही सबसे बड़ा लोनर, सबसे बड़ा डेटर यहाँ पे बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अम, मनरेगा की जो वेजेस हैं वो बढ़नी चाहिए, ये पार्लियामेंट के एक पैनल ने बोला है कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो रूरल हाउस होल्ड के वर्कर्स हैं उनको हर साल कम से कम 100 दिन का जो वर्क है वो मिलेगा, ठीक है। और ये जो वर्क है ये यूजुअली अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड ही होता है। और ये जो मनरेगा है अब ये लॉ बन चुका है, मतलब ये राइट बन चुकी है लोगों की, लीगल राइट टू वर्क एक बन चुकी है। लेकिन इसमें जो पैसा मिल रहा है वो उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जैसे इस साल बात करें तो सिर्फ 28 रुपए बढ़े हैं वेजेस में, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कॉस्ट जनवरी से अब तक कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका है, प्राइसेस बढ़ चुके हैं, लेकिन इनकी इनकम सिर्फ 28 रुपये बढ़ी है। तो यही यहाँ पे चीज़ बोली जा रही है कि जो ओवरऑल मनरेगा का रेम्यूनरेशन है वो बढ़ाया जाए। एक और चीज़ बोली गई है कि हर स्टेट के अंदर, ये आपको मैं ध्यान रख रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रखना है, ऐसे स्टेटमेंट्स प्रीलिम्स में आ जाते हैं। मनरेगा में हर स्टेट के लिए अलग प्राइस है बाय द वे। कोई इंसान हरियाणा में काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगी, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। कोई इंसान असम में काम कर रहा है तो हरियाणा से बहुत कम उसको पैसे मिल रहे हैं। तो ये भी पैनल ने बोला है कि आप ऐसा, ये जो डिस्क्रिपेंसी है ना पूरे कंट्री में, इसको भी बदलो। चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कमिटी रेकमेंड्स स्ट्यूटरी एमएसपी सेज इट कैन हेल्प सुसाइड बाय फार्मर्स। तो पर्टिकुलरली क्या होता है कि बहुत सारे जो बेसिकली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये क्या करता है, फार्मर्स के पास जाता है, उनसे कुछ फसलें खरीदता है, और उसके बाद ये राशन की शॉप्स पे, जिसको पीडीएस सिस्टम भी बोला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन राशन की शॉप से ये खाना इसी को पहुंचा देता है। और ऑब्वियसली जो थोड़े बीपीएल लोग हैं या फिर थोड़े से स्ट्रगलिंग लोग हैं, उनको बहुत ही सस्ते दाम पे ये जो फूड ग्रेन्स वगैरह हैं ये मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यही काम करता है। और जब ये फार्मर्स से ये पर्टिकुलर उनकी क्रॉप्स को प्रोक्योर करता है, खरीदता है, तब उसके रिटर्न में ये फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है, ठीक है। लेकिन अगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास ऑलरेडी पड़ा है सामान, तो वो फार्मर से खरीदता नहीं है फिर, ठीक है। और जो फार्मर्स हैं उसको प्राइवेट लोगों को बेचना पड़ता है, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, मिडल मैन हैं, वो फार्मर का फायदा उठाते हैं और फार्मर को अच्छा पैसा नहीं देते। बहुत बार ऐसा होता है कि फार्मर को एमएसपी नहीं मिलती, क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो फार्मर से खरीद भी लेती है,
लेकिन पैसा 2 3 महीने तक फार्मर के अकाउंट में नहीं जाता। तो इससे क्या है, जो एमएसपी है वो बनाई ही इसलिए गई थी कि फार्मर को अगर प्राइवेट मार्केट में अच्छे पैसे नहीं मिले तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको गवर्नमेंट या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेच के मिल जाएंगे। बट इन सिचुएशन में फार्मर को प्राइस मिल ही नहीं रही और एमएसपी भी नहीं दे रही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उनको। तो इस केस में ये बोला जा रहा है कि इसको लॉ बना दो एमएसपी को। अभी जो एमएसपी है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव की स्कीम है। जब लेजिस्लेचर इसको लॉ में कन्वर्ट कर देगी तो जैसे मनरेगा एक राइट बन गई है, राइट टू वर्क, वैसे ही एमएसपी भी राइट बन जाएगी, लीगल राइट बन जाएगी फार्मर्स की। और इससे क्या होगा, एक स्टेडी स्ट्रीम फार्मर्स के पास जा पाएगी एमएसपी की। तो ये एक रिकमेंडेशन है। दूसरी रिकमेंडेशन है कि अभी एक स्कीम चलती है पीएम किसान। पीएम किसान के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि उनकी ज़मीन बड़ी है या छोटी, जितने भी फार्मर्स हैं उनको हर साल 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2000 की 3 इंस्टॉलमेंट में उनको टोटल 6,000 रुपीज़ मिल जाते हैं हर साल। ठीक है, तो ये एक स्कीम है। इसको बोला गया है कि ये जो आप अमाउंट दे रहे हो इसको 12,000 अ ईयर करो, क्योंकि अगेन इन्फ्लेशन बढ़ चुका है और ये स्कीम को काफ़ी टाइम हो गया है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्या जो लैंड का ओनर है, क्या वो फार्मर है या फिर जो लैंड पे काम कर रहा है वो फार्मर है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे आपको फार्म्स दिख जाएंगे जिसमें एग्रीकल्चर लेबरर काम कर रहे हैं या टेनेंट्स काम कर रहे हैं। जो लैंड का ओनर है ना, वो काम नहीं करता। लेकिन ये पीएम किसान का 6,000 रुपए किसके बैंक में जा रहे हैं? ओनर के, लैंड ओनर के बैंक में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो टेनेंट्स हैं और जो फार्म लेबरर्स हैं उनको भी, उनके लिए भी आप सपोर्ट्स चालू करो, क्योंकि एक्चुअल काम तो वो कर रहे हैं ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सेशन में एंड हैव अ गुड डे।